नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन जेल प्रीलिमिनरी का दूसरा जो पेपर 29 अगस्त 2017 शिफ्ट 2 के अंदर हुआ था उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले भी बताया है और आज भी बता देता हूँ, ये जो भर्ती है अपने नॉन सीईटी के बेस पर है। इसमें आपको सीईटी का एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, ध्यान रखना कि जो जेल प्रीलिमिनरी का जो पेपर होता है वो 10th लेवल का एग्जाम का होता है। 10वीं पास यदि आप हो तो दोस्तों आप इसका पेपर दे सकते हो और बहुत शानदार भर्ती आने वाली है 2017 के बाद। दोस्तों 24-25 के अंदर ये भर्ती आएगी। यदि आप तैयारी करते हो दोस्तों तो आप एक अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें टोटल 45% होते हैं जो मैथ और रीजनिंग के होते हैं। यदि मोटे मोटी बात करें तो 5% मैथ के होते हैं, बाकी 40% रीजनिंग के होते हैं। प्रत्येक पर्सन के अंदर 4 नंबर का होता है। तो दोस्तों 160 नंबर का टोटल मामला रीजनिंग का है। तो आज अपन बात करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपरों की। तो दोस्तों, यदि यहां पर बात करें, एक बार ये पेन वाला टेक्निक, हाँ ठीक है। देखो, यदि बात करें दोस्तों तो ये 29 अगस्त 2017 शिफ्ट 2 के अंदर हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि अपन रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहला रीजनिंग का पर्सन है दोस्तों, ये देखो 12 साढ़े 12 से लगाकर 2:30 के बीच में हुआ था 29 का। तो यहाँ पर ये पहला पर्सन रीजनिंग का आता है कि निम्नलिखित को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित किया जाए। यदि 3, 4, 5 शब्द है ये दोस्तों, इनको यदि जमाओ अपन तो सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? अध्याय, शब्द, वाक्य, पुस्तक और अनुच्छेद। तो दोस्तों, इनमें सबसे छोटे से बड़ा जाना आपको। सबसे पहले छोटा कौन होता है, फिर बड़ा कौन होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा होता है शब्द। सबसे छोटा होता है शब्द, 2 नंबर का शब्द पहले आएगा। शब्द के बाद दोस्तों एक वाक्य बनता है, 2 के बाद 3, वाक्य के बाद दोस्तों एक अनुच्छेद बनता है, अनुच्छेद से एक अध्याय बनता है और अध्याय से एक पुस्तक बनती है। तो अपना उत्तर हो जाएगा 2, 3, 5, 1, 4। तो अपना ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों तो अगला पर्सन अपने डायरेक्शन दिशा से लिया गया है। यहाँ पर बोला अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। तो दोस्तों ये देखो, आपको दिशाओं का यदि नॉलेज नहीं है तो दोस्तों याद रखना, बहुत बेसिक सा तरीका है। ये ऊपर होता उत्तर, उत्तर के बिल्कुल नीचे होता दक्षिण। अब अधिकांशतः लोग कंफ्यूज होते हैं कि पूर्व को कहाँ लिखे, पश्चिम को कहाँ लिखे। तो दोस्तों आपको पप्पू याद रखना। क्या रखना? पप्पू। तो इधर प और इधर पू, ये आपको पप्पू याद रखना दोस्तों। पप्पू याद रखोगे तो आपको दिशाओं के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ तक दोस्तों अमित पूर्व में कितना गया? 15 गया। फिर यहाँ से बायां मुड़कर कितना गया? 5 गया। फिर यहाँ से बायां मुड़कर 15 गया। और दोस्तों एक आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है। और फिर बोला वो फिर बायां मुड़कर, तो दोस्तों अमित 15 किलोमीटर पूर्व में गया, बायां मुड़कर 5 गया, फिर बायां मुड़कर 15 गया। तो इन्होंने बोला अमित ने कुल कितनी दूरी तय की, कुल कितनी दूरी तय की, ये आपको देखना है दोस्तों। तो यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक पहुँचा है दोस्तों। तो 15 + 15 + 5, टोटल उसने 35 किलोमीटर की दूरी की। और यदि आपको बोला जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से अब कितना दूर है तो आपका उत्तर 5 होता, पर इन्होंने कहा कितनी दूरी तय की है तो 35 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन दोनों है, 5 भी मिलेंगे और 35 भी मिलेंगे। वही है दोस्तों, पर्सन में आया था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है? और आप सभी चेतक करके आते हो, क्योंकि दोस्तों आपने चेतक और महाराणा प्रताप की बहुत कहानियां सुनी है, पर आपने हाथी के बारे में कोई बात नहीं सुनी है। दोस्तों महाराणा प्रताप के जितने भी जो जीव, जानवर, आदमी थे, सभी उनके प्रति वफादार थे। कहा जाता है कि एक बार उनके हाथी रामकरण और लूणा को जो अकबर के जो सैनिक है पकड़ कर ले जाते हैं। तो दोस्तों कितने दिन तक वो जहाँ अकबर के सेना में रहे, जब तक उन्होंने खाना नहीं खाया था दोस्तों। तो कहने का मतलब है अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थे। तो दोस्तों चेतक भी था, तो वैसे रामकरण और लूणा भी था। तो यहाँ पर आपको प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछता तो 5 होता। अब आप लगभग लोग 5 करके आ जाते हैं और वो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पर बोला कुल कितनी दूरी तय की है। तो दूरी तो टोटल चला कितना? 15, 15 के बाद 5, 5 के बाद फिर से 15 और चला, तो टोटल 35 किलोमीटर की यात्रा कर ली उसने। यदि दोस्तों आगे आपको बोले तो ये आपके सामने दोस्तों कुछ एक अपना सिलोलिज्म का पर्सन हो जाएगा। ये कथन दे रखा है और यहाँ पर नीचे निष्कर्ष दे रखे हैं।
कथन बोला कोई जूता चंपल नहीं है, मतलब जूते और चंपल का कोई संबंध नहीं है, तो ये जूता अलग हो जाएगा और ये चंपल अलग हो जाएगा, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। फिर बोला कुछ चंपल सैंडल है, चंपल का कुछ भाग क्या हो सकता है, सैंडल हो सकता है। अब यहाँ बोला कुछ सैंडल चंपल नहीं है, कुछ सैंडल चंपल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डाउट है ये क्या है, डाउट। दूसरा बोला सैंडल जो चंपल नहीं है जूते हैं, जो चंपल सैंडल नहीं है, जो चंपल सैंडल नहीं है वो जूते हैं, तो ये भी दोस्तों डाउट है। तो यदि अपन बात करें तो यहाँ पर दोनों गलत होते हैं, पर इन्होंने कहा कुछ सैंडल चंपल नहीं है, तो ये भी बात सही हो गया कि कुछ सैंडल है जो चंपल नहीं है, क्योंकि सैंडल में इन्होंने बोला कुछ चंपल सैंडल है तो कुछ नहीं है, ये भी बात क्या हो जाएगी, सही। पर दोस्तों यदि यहाँ दोनों सकारात्मक होते तो यहाँ पर ये नकारात्मक गलत हो जाता, पर यहाँ पर एक नकारात्मक कथन दे दिया है, इसलिए अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनमें यदि बात करें तो ये पहला हो सकता है, सही हो सकता है। लगभग दोस्तों यदि इसकी बात करें तो यहाँ पर दोनों गलत हो सकते हैं। यदि आप परफेक्टली उत्तर मानो तो दोनों गलत है, पर इन्होंने जेल प्रेरी वालों ने बोला है कि पहला सही है। अब यदि नेक्स्ट की बात करें दोस्तों इसमें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दोनों ही निष्कर्ष ऐसे ही थे, क्योंकि दोनों निष्कर्ष के बारे में डाउट है और डाउट हमेशा गलत होता है, बहम की दवा हकीम के पास भी नहीं होती है, ये आपको एक छोटा सा तरीका याद रखना। अब इन्होंने कहा 2 और 3 के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी, एक दूसरे के सामने 180 डिग्री कोण। तो 180 के लिए आपको सूत्र याद रखना 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6, और दोस्तों प्लस का प्रयोग करते हैं जब समय 6 से छोटा हो और माइनस का प्रयोग करते हैं जब समय 6 से बड़ा हो। तो यदि अपन बात करें 60/11 इंटू बजे दे रखा है दोस्तों 2 छोटा है इसलिए मैंने प्लस कर दिया 6, तो और 6 होते हैं 8 को 60 से गुणा करते हैं तो 480, और 480 में 11 का भाग दिया दोस्तों, तो यहाँ आता है 43 सही 7/11। तो अपना उत्तर हो जाएगा 2:43 सही 7/11 पर एकदम 180 का कोण बनेगा। यदि दोस्तों 180 का ना बोलकर 0 का बोल दे तो क्या करोगे, तो यहाँ पर सूत्र याद रखना 60/11 इंटू बजे। यदि आपको ये 0 डिग्री के लिए है, यदि आपको बोल दे दोस्तों 90 डिग्री का क्या होगा, तो 90 का भी सूत्र याद रखना दोस्तों 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 3। और ध्यान रखना दोस्तों 90 डिग्री के कोण में प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, 90 डिग्री के कोण में क्या करना है, प्लस भी और माइनस भी करना है। अगला यदि बात करें दोस्तों, आपको बोला है कि इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। एक आकृति है उसका दर्पण प्रतिबिंब, ये आकृति है 6 3 MP O 3J। यदि इसका दर्पण निकालेंगे दोस्तों तो ये J3 0PM6 और ये 7 चेंज हो जाएगा, ये इस प्रकार 7 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। ये 7 यहाँ पर इसने 7 इस प्रकार दिया है, यदि इसका प्रतिबिंब निकाले तो ये 7 ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि दोस्तों अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, यहाँ पर बोला है कि PASSPORT को लिखा जाता RCUURQTV, तो P का नंबर होता है 16 से 18 हुआ मतलब 2 जुड़ गया दोस्तों, 1 से 3 हुआ 2 जुड़ गया, 19 से 21 हुआ 2 जुड़ गया, 19 से 21 हुआ 2 जुड़ गया, 16 से 18 हुआ 2 जुड़ गया, प्रत्येक में 2 जुड़ा। तो आपको बोला बुकलेट का क्या होगा, तो यदि बुकलेट का बात करें दोस्तों बी में 2 जोड़े तो होता है डी 4, ओ के अंदर 15 में 2 जोड़े तो 17 होता है, 15 में 2 जोड़े 17, 11 में 2 जोड़े दोस्तों 13, 12 में 2 जोड़े दोस्तों 14, 5 में जोड़े 7 और 20 में जोड़े तो 22 होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा DQQMNGV, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बोला दी गई आकृति के अंदर आयत निकालना है, और आयत के लिए दोस्तों सबसे सिंपल सा ट्रिक है,
आपको जब भी इस प्रकार की कोई आकृति है इसी के अंदर आयत निकालना है। तो आयत में आप एक ट्रिक याद रखना दोस्तों, संख्याओं को जोड़कर गुणा करना, संख्याओं को जोड़कर गुणा करना। और यदि वर्ग निकालना हो दोस्तों तो आपको याद रखना गुणा करके जोड़ना है। क्या करके जोड़ना है? गुणा। तो यहां पर संख्या लिखी 1 2, जोड़ा तो कितने हुए? 3। और यहां भी 1 2, जोड़ा तो कितने हुए? 3। 3 इंटू 3 को गुणा किया तो यहां पर होता है 9। तो इस आकृति के अंदर टोटल कितने होंगे? 9 हो जाएंगे। आगे यदि अपन नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का फिर से प्रश्न आया है। और दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का बहुत शानदार लेवल का प्रश्न है कि जब एक शब्द से दूसरा शब्द बनाकर उसका कोड पूछे, तो ये सामने वाले ही इनका कोड होता है। इन्होंने बोला HONESTY को लिखा ABCXZDQ। तो आपको बोला दोस्तों TONY को क्या लिखेंगे? तो यहाँ दोस्तों T को क्या लिख रहा है? D लिख रहा है, तो यहाँ पर D। O को दोस्तों इन्होंने B लिखा तो B। N को दोस्तों इन्होंने C लिखा तो C। और Y को दोस्तों इन्होंने Q लिखा तो Q। तो यह आंसर हो जाएगा DBCQ। DBCQ ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला जो चौथा प्रश्न है दोस्तों, इन्होंने 11वां प्रश्न बोला असंगत का चयन कीजिए। ये 4 शब्द है, इनमें से आपको असंगत बताना। असंगत का मतलब होता है जो भिन्न है दोस्तों। तो यदि यहाँ पर आदमी, मिस्त्री, मजदूर, बढ़ई, तो ये व्यक्ति के कार्य होते हैं। व्यक्ति के क्या होते हैं? कार्य। जो मिस्त्री का काम करता है वो मिस्त्री कहलाता है। जो आदमी मजदूरी करता है, कमटे पर जाता है, वो मजदूर होता है। जो आदमी लकड़ियों का काम करता है वो बढ़ई होता है। पर ये आदमी ही यही काम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आदमी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अपने सामने सीरीज का है। आपको एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा इसका उत्तर होगा। 8 से 16 हुआ, मतलब जस्ट 2 से गुणा कर दिया। 16 से 48 हुआ दोस्तों, इसको 3 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर इंटू 2 इंटू 3, तो आगे 4 से गुणा हो जाएगा। और यदि दोस्तों 48 को 4 से गुणा करते तो यहाँ पर आता 192। तो अपना उत्तर हो जाएगा 192। तो यही अपना परफेक्टली आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे यदि 192 को दोस्तों 5 से गुणा करें तो 960 होता है। 960 को 6 से गुणा करें तो 5760 होता है। तो 2 3 4 5 ऐसे गुणा हो रहा है दोस्तों। और गुणे के अंदर मैंने आपको कक्षा में भी बताया दोस्तों कि जब कोई श्रृंखला स्टार्टिंग अंतर कम हो, अंतिम अंतर ज़्यादा हो, तो वह गुणे का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा किसी का भी प्रयोग नहीं होता है। और गुणे के अंदर दोस्तों आपको हमेशा गुणा ही करना पड़ता है, अंतर से वो कभी सोल्व नहीं होती है दोस्तों। आपको यदि पूर्ण रूप से सिलेबस आपको करना है तो आपका प्रतिज्ञा क्लासेज में स्वागत है। आप जरूर आइए दोस्तों। यदि आप आसपास के, हमारे जोधपुर के आसपास के नहीं हो तो आप आराम से दोस्तों हमारे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सुविधाएं भी है। आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकायदा दोस्तों जो कक्षा के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको बिल्कुल लाइव एकदम सामने, आपके सामने उपस्थित होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन अपने मैथ का हो गया। अगला देखो दोस्तों, ये जो पर्सन है इन्होंने खुद जेल प्रेरने वालों ने बोला ये क्वेश्चन गलत है, तो इस हिसाब से दोस्तों इस पर्सन का आपको बोनस मिल गया था। अगला दोस्तों यहां पर बोला लड़कों की एक पंक्ति में रमेश का दाएं से 12 है और बाएं से 4 है। तो दोस्तों इन्होंने बोला कि एक रमेश व्यक्ति है, दाएं से 12वें नंबर पर है और बाएं से 4 नंबर पर है। तो टोटल यदि इस पंक्ति में कितने टावर हो गए तो दोनों को जोड़ दिया, 4 + 12 और माइनस का 1 कर दिया। 4 + 12 माइनस का 1, 12 और 4 होते हैं 16, 16 में से 1 गया 15। तो इसके आधार पर टोटल पंक्ति में कितने बचे हैं? 15। अब इन्होंने कहा यदि पंक्ति में कितने टावर और जोड़ दे कि अपने टोटल संख्या कितनी हो जानी चाहिए? 28 हो जाए। अरे 15 में ऐसी क्या संख्या जोड़ो कि 28 हो जाए? तो आपने कहा सर 13 और जोड़ दो, तो वही अपना उत्तर है। तो अपना उत्तर हो जाएगा 13। नेक्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर बोला है मनोविज्ञान का संबंध मन से है। जो मनोवैज्ञानिक होता है उसका संबंध मन से है, तो जो अंक गणित का संबंध होगा वो संख्या
संख्या से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई से नहीं होता है, फॉर्मूले से नहीं होता है, ज्ञान से नहीं होता है। अंक गणित का संबंध हमेशा अंकों से या संख्याओं से होता है। तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, आपको बोला इस प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। क्या निकालना है? दर्पण। अब दोस्तों इन्होंने ये इसके सापेक्ष लाइन दी है, आपको दर्पण बोला है। ये देखो कंफ्यूज करने वाला पर्सन है दोस्तों। यही छोटी छोटी बातें आपको कहीं नहीं मिलती है, किताबें नहीं बताती है दोस्तों, ये कोचिंग में ही मिलता है। आपको यहाँ पर पागल बनाने के लिए इन्होंने दिया है दर्पण। पागल बनाने के लिए क्या दिया है? दर्पण निकालना है। पर अब यहाँ पर दोस्तों यदि यहाँ इस पर्सन को देखो तो इस पर्सन के अंदर ये लाइन ऐसे खींच दी। और दोस्तों ध्यान रखना, जब किसी लाइन को ऐसे सीधी खींचे तो ये दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण। और यदि लाइन को मैं ऐसे खींच दूं तो ये जल होता है दोस्तों। ये हमेशा आपको याद रखना। आप यदि खड़ी लाइन होती है तो दर्पण होता है, और टेढ़ी लाइन किसका होता है? जल का होता है। अब इन्होंने ये लाइन ऐसे दे दी, अब ऐसे दे दी, इसका मतलब इसका जल प्रतिबिंब निकालना, दर्पण नहीं निकालना है। क्योंकि यदि एक दर्पण को दीवारों पर लगाते हैं तो वो दर्पण की तरह काम करता है, और उसी दर्पण को खोलकर जमीन पर लेटा दो तो वो जल की तरह काम करता है। और जल में दोस्तों जो ऊपर का भाग होता है वो नीचे हो जाता है, और जो नीचे वाला क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है। तो यही छोटी छोटी बातें होती है, वो मगर मोटी बातें होती है। तो यदि यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम दे रखा है। अब दोस्तों इसका यदि मैं दर्पण प्रतिबिंब निकालूं तो ये आकृति उल्टी हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, और इस प्रकार से जो भी आकृति है वही अपना क्या है? आंसर है। तो देखो दोस्तों ये डी नंबर ऑप्शन है, अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मूर्ख बनाने वाली बातें हैं आपको दोस्तों। आप उसका प्रतिबिंब दर्पण निकालोगे और अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अगला नेक्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों, तो ये सीरीज का पर्सन है। अब आपको जब सीरीज में अंतर समान दिख रहे हैं, छोटे छोटे अंतर हो, तो आपको क्या करना है? अंतर लेना। 3, 8, 15, 24 और आगे का ये पद। तो 3 से 8 के बीच में 5 का, आगे 7 का अंतर, आगे दोस्तों 9 का अंतर। तो 5, 7, 9, आगे अंतर हो जाएगा 11 का। 24 और 11 कितने हो गए? 35 हो गए। तो ऑप्शन 2 एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा। यदि नेक्स्ट आपके सामने, तो ये भी देखो दोस्तों दिशा का प्रश्न आ गया कि एक्स दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब इन्होंने बोला कि एक्स दक्षिण की ओर प्रारंभ करता है, तो ये दोस्तों दक्षिण में प्रारंभ करता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। दोबारा अपने बाईं ओर, इसका इधर बायां होता है और 20। अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है? नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण होती है। तो वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। यदि नेक्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों, तो ये बोला है 35 का खाली जगह प्रतिशत -6 का इसकी ओर बराबर 48 होता है। तो दोस्तों का मतलब हमेशा गुणा होता है। यदि आप यहाँ करते हो 350 गुणा x प्रतिशत हटाया 100 -6 का 36 बराबर 48। अब देखो दोस्तों ये माइनस की संख्या उधर गई तो प्लस में हो गया, और यहाँ जो ये गुणा में थी ये भाग में हो गया, और जो भाग वाली है वो कहाँ हो जाएगी? गुणा में। तो इसको सोल्व करेंगे, x बराबर 48 में से 36 गया। तो यदि सीधा सीधा अपन घटाते हैं दोस्तों, 8 में से 6 गया, ये जुड़ गया, माइनस का है तो प्लस हो गया। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14, हासिल का 1, 4 और 3 7 और 1 8, 84। अब देखो दोस्तों ये जो भाग की संख्या थी यहाँ गुणा में हो जाएगी, और जो गुणा वाली संख्या यहाँ भाग में हो जाएगी, क्योंकि पक्षांतरण में प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, गुणे का भाग होता है और भाग का गुणा। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो इसका मान आएगा 24। तो अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यदि अपन पर्सन बोले, तो इन्होंने बोला है कि वकील, औरत और डॉक्टर। वकील, औरत और डॉक्टर के बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों वकील, औरत और डॉक्टर, तो दोस्तों ये औरत, अब औरत के अंदर दोस्तों कुछ तो वकील होते हैं और कुछ डॉक्टर होते हैं। अब डॉक्टर अलग है, वकील अलग है। तो जब दो वस्तुएं आपस में कुछ संबंध होता है परंतु पहली और तीसरी का कोई संबंध नहीं होता, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम अपने इसमें देख लो, ये रहा ऑप्शन। तो जो ऑप्शन सेकंड है वही परफेक्ट उत्तर है। अब देखो दोस्तों इन्होंने बोला जल प्रतिबिंब होगा। अब इन्होंने कहा दी हुई आकृति का क्या निकालना? जल प्रतिबिंब। तो आपके सामने कुछ ये इस प्रकार से आकृति दे रखी है।
अब इसका जल निकालना है, तो जल के अंदर ये जो अप का डाउन, डाउन का अप हो जाएगा, और जो अप में था वो डाउन हो गया, जो डाउन था वो अप में हो जाएगा, लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होता, तो यही अपना फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब यदि आगे बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कहा ये वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर, इसको जमाना है दोस्तों। तो सबसे पहले कौन होता है? छोटा सा एक शिशु होता है। कौन होता है? शिशु सबसे पहले आता है। शिशु के बाद कौन आएगा दोस्तों? शिशु के बाद आता है इनमें बच्चा। बच्चे के बाद दोस्तों आता है बालक। बालक के बाद आता है दोस्तों यहाँ पर किशोर, और किशोर के बाद आता है वयस्क। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4, 5, 1। इन शब्दों को छोटे से बड़े की ओर जमाना है, तो अपना ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, वापस सिलोलिज्म का पर्सन आ गया। नेक्स्ट, सिलोलिज्म के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों? आराम से डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद आपको उत्तर देना है। इन्होंने बोला सभी चूहे बिल्ली है। सभी क्या है? चूहे बिल्ली है। तो ये सभी चूहे हो गए, ये सारे के सारे बिल्ली हो गए। अब इन्होंने कहा है कुछ चूहे खरगोश है, कुछ चूहे क्या है? खरगोश है, तो ये खरगोश हो गया। अब इन्होंने कहा कुछ बिल्ली खरगोश है, कुछ बिल्ली खरगोश है, बाहर से अंदर में कुछ क्या होता है? सही होता है। कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली चूहे, बाहर से अंदर में कुछ भी सही होता, तो यहाँ दोनों सही हो जाएगा। दोस्तों जब इस प्रकार का डायग्राम बने तो अंदर से बाहर में कुछ सही होता है, और अंदर से बाहर में दोस्तों सभी, और बाहर से अंदर में कौन सही होता है? कुछ सही होता है। ऐसे अंदर से बाहर में सभी सही होता है, और बाहर से अंदर में दोस्तों कुछ सही होता है। तो यहाँ बाहर से अंदर जा रहे दोनों में, तो इसलिए कुछ दोनों में क्या है? सही है। नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कहा है श्यामा कहती है कि राजीव के पिता, श्यामा बोल रही है कि राजीव के पिता, तो मैंने ये बोला राजीव के पिता मेरे पिता है, श्यामा के पिता है। जो अंतिम व्यक्ति है ये श्यामा के भी पिता है, तो ये श्यामा यहाँ हो गई, ये श्यामा के पिता हो गए। तो इन्होंने कहा श्यामा का राजीव से क्या संबंध है? राजीव से श्यामा तक जाना, राजीव से श्यामा तक गया। मैं, मेरे पापा की बहन बुआ लगती है, तो अपना बुआ हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देखो दोस्तों, ये अपने बोला गया है कि 16 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो कितने दिन में उसी कार्य को 24 आदमी पूरे करेंगे? तो जब खाने का पर्सन हो, काम का पर्सन हो, तो आपको MDH का मसाला खाना, MDH का मसाला खाकर काम करो। अब देखो दोस्तों, इसका शॉर्ट तरीका है, खाने का पर्सन हो, काम का पर्सन हो, तो MDH मसाला खाओ, काम करो। M का मतलब मनुष्य, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे, W का मतलब काम। तो इन्होंने कहा 16 आदमी, तो M की जगह 16, किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। कितने काम को? एक काम को। बराबर कितने दिनों में उस कार्य को? 24 आदमी। तो 24 आदमी कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे? तो यहाँ देखो दोस्तों, 12 से कट गया 12, 12 दूनी 24, 2 बार, और 2 से ये 16 कट गए 8 बार, तो D बराबर बचा 8 दिन। तो 24 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? 8 दिनों में कर लेंगे। तो ऑप्शन 1 अपना परफेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये सिटिंग अरेंजमेंट का बोला है, PQRST उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो जब दोस्तों 5 व्यक्ति है, 3 और 2, 5 व्यक्ति है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो जब उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हो, तो इसको फिक्स पॉइंट से शुरू करना। किससे करना? फिक्स पॉइंट से। अब इन्होंने कहा दोस्तों कि S बैठा है, उत्तर की ओर मुंह करके S बैठा है T और Q के बीच। अब इन्होंने कहा S बैठा है T और Q के बीच, तो S बैठा है T और Q के बीच। T इधर भी आ सकता है, Q इधर भी आ सकता है, Q इधर भी आ सकता है, T इधर भी आ सकता है। S दोनों के बीच बैठा है, Q के बीच में, और Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। कौन बैठा है? Q बैठा है किसके? R के बाईं ओर। तो बकायदा दोस्तों ये R के बाईं ओर कौन बैठा है? Q बैठा है। P के निकटतम बाईं ओर है, और ये और आया दोस्तों, तो और हमेशा
पहले पर्सन के लिए आता है, तो इन्होंने यहाँ पर क्यू के लिए, और इन्होंने बोला पी टी के निकटतम बाईं ओर बैठा है। तो कौन पी किसके निकटतम बैठा है? टी के बाईं ओर बैठा है। तो टी के बाईं ओर कौन बैठ गया? पी। तो सबसे पहले पी बैठा, फिर टी बैठा, फिर एस बैठा, क्यू बैठा और ये आर बैठ गया। पांचों आदमी को बैठा दिया। देख लो अभी एक बार इस पूरे पर्सन को पढ़कर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोला एस टी और क्यू के बीच बैठा, तो एस टी और क्यू के बीच में बैठा, ठीक है। इन्होंने बोला है आगे क्यू आर के निकटतम बाईं ओर है, आर के बाईं ओर क्यू है, पी टी के निकटतम बाईं ओर है, टी के निकटतम बाईं ओर कौन है? पी। पीछे की ओर बायां होता है, आगे की ओर दायां होता है, इसमें ये याद रखना। इनमें बोला बीच में कौन बैठा, तो बीच में कौन है? एस बैठा है। तो अपना ऑप्शन ये एस हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये अगला पर्सन है अपने, ये सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही है, ये एनालॉजी टॉपिक का पर्सन है। इसमें ए से बी का संबंध निकालना, ए से बी का संबंध निकालना, वैसे के वैसे संबंध सी का डी से निकालना पड़ता है। तो ए और बी के बीच जो संबंध होता है वही सी और डी के बीच होता है। तो यहाँ पर बोला ए डी जी और इससे बन रहा है एफ आई एल। तो सबसे पहले ये चेक करो इससे ये कैसे बन रहा है। तो दोस्तों ए का कोड 1 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है और एल का 12 होता है। तो 1 से 4 में यदि मैं बात करूं दोस्तों तो क्या जुड़ते हैं? 3। 4 से 7 में भी 3 जुड़ रहे हैं, 6 से 9 में भी 3 जुड़ रहे हैं, 9 से 12 में भी 3 जुड़ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ देखो 7 से 6 हुआ, मतलब ये एक माइनस हो गया, या तो ऐसे कर लो। अब इन्होंने बोला एफ जी एच और आगे ये निकालना। तो दोस्तों यदि अपन एच में एक माइनस करें तो यहाँ पर जी होता है और जी से कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये तरीका तो लग नहीं रहा। अब पहले का पहले से देखो, 1 के अंदर दोस्तों 5 जोड़ो तो क्या होता है? 6 होता है, 4 में 5 जोड़ो तो 9 होता है, 7 में 5 जोड़ो तो कितना होता है? 12 होता है। तो इन्होंने हर अक्षर में यहाँ पर +5 कर दिया, हर अक्षर में कितना कर दिया? 5। अब दोस्तों यदि 6 के अंदर में 5 जोड़ो तो 6 और 5 कितने होते हैं? 11। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन के से होना चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन डी बचा जो के से है। अब आगे देखो 7 में मैं 5 जोड़ू तो 12 होता है, और दोस्तों 13 में 5 जोड़ू, सॉरी 8 में 5 जोड़ो तो 8 5 13 होता है, तो यहाँ एम हो जाएगा, तो के एल एम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रत्येक अक्षर में कितने जुड़ रहे हैं? 5 जुड़ रहे हैं। दोस्तों ए से बी कैसे ला रहे हो? सेम टू सेम सी से डी लाना है आपको। अब इन्होंने बोला दोस्तों मिनटों दिन और महीना के बीच में सही से संबंध दर्शाना है, मिनटों दिनों और महीनों के बीच। तो दोस्तों यदि बात करें मिनटों दिनों और महीनों के बीच, तो दोस्तों मिनट से दिन बनता है और दिन से क्या बनता है? महीना बनता है। दिन से क्या बनता है? महीना। तो अपना एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस प्रकार से अपना ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ऑप्शन जो भी है वो अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखो सेकंड ऑप्शन अपना एकदम क्या है? परफेक्ट उत्तर है। अगला यदि नेक्स्ट पर्सन बोले दोस्तों, तो इन्होंने कहा 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को शुक्रवार है। तो इन्होंने कहा 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो इन्होंने कहा एक अधिवर्ष में, अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? 1 मार्च का क्या दिन होगा? ये निकालना। तो दोस्तों जनवरी के अंदर कितने बचे दिन? 31 में से 1 चला गया तो 30 दिन जनवरी के बचे, फरवरी के 29 दिन और मार्च का 1 दिन अपॉन 7। पहले वाले में बचे हुए दिन लेना, आखिरी महीने में दिए हुए दिन लेना, और बीच के जितने भी दिन हैं दोस्तों आपको एक तरीका याद रखना, 4 महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, बाकी सभी में 31 होते हैं। तो इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक होता है कि जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर 30, मतलब जून नवंबर अप्रैल और सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30, बाकी सब 31, बाकी सब 31। फरवरी 28 या 29, फरवरी 28 या 29, ऐसे याद रखना। तो देखो अब यहाँ से 30 में 2, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ से शेषफल कितना बचा? 4। और शुक्रवार में दोस्तों जब आगे का पूछे तो जोड़ना है, पीछे का पूछे तो घटाना है। शुक्रवार में 4 जोड़ा तो शनि, रवि, सोम और मंगल, तो अपना उत्तर हो जाएगा मंगलवार। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों,
तो ये इन्होंने बोला है कि ये वर्ग, तो यहाँ पर दोस्तों 1,48,225 ये किसका वर्ग है दोस्तों? तो ये 385 को यदि मैं 2 बार गुणा करूं तो यहां से दोस्तों ये संख्या आती है 1,48,225। तो दोस्तों जब वर्ग और घन के प्रश्न आए, आपको नहीं याद है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस संख्या को वर्ग बोले तो 2 बार गुणा कर देना और घन बोले तो 3 बार गुणा कर देना। जैसे मैंने बोला 2 का वर्ग कितना होता है, 2 × 2 4, और मैंने बोला 2 का घन कितना होता है, 2 को 3 बार गुणा करना, 2 × 2 × 2, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8 होता है। ऐसे आपको करना है दोस्तों, सिंपल सा तरीका लगाना, बेसिक। नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि इस संख्या में आपको नेक्स्ट संख्या बतानी, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है। तो यदि दोस्तों बात करूं तो ये 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। 49 किसका होता है, ये 7 का होता है। 144 किसका होता है, 12 का। तो 5 और 7 को जोड़ो तो 7, 5, 12, ये बीच की संख्या आ रही है। आसपास वाली संख्या को जोड़ो तो बीच की संख्या का वर्ग आता है। 16 किसका होता है, 4 का। 36 किसका होता है, 6 का। 6 और 4 होते 10, और 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, 64 होता है 8 का, 100 होता है 10 का। तो 10 और 8 हो गए 18, और 18 का वर्ग होता है दोस्तों 324। तो अपनी जो बीच की संख्या आएगी वो 324 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों जल दर्पण का। और दोस्तों मैंने जल दर्पण में कल भी आपको बताया, आज भी बता रहा हूं कि आप एक कागज का प्रयोग करो, कागज को ज्यों पलटोगे वो उसका क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब या दर्पण। तो देखो दोस्तों ये प्रैक्टिकल कर लो वापस, ये कागज है, इस कागज को ज्यों आप पलटोगे ये आपका हो जाएगा दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा, दर्पण। और इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा जल। तो एक कागज के ऊपर आप आराम से बनाकर पलट कर देखोगे तो दर्पण, और उल्टा करोगे तो जल हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको इजी तरीका जिंदगी में कोई नहीं बता सकता है, ये मेरा विश्वास है दोस्तों जल और दर्पण में। अब देखो यहाँ पर बोला है इसका जल प्रतिबिंब निकालना है। किसका निकालना है, APCUND का निकालना है। तो यहाँ देखो ये उल्टा हो जाता है, तो ये इसमें इस प्रकार से जो ऑप्शन है वही अपना उत्तर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये अपने एक घन का प्रश्न आ गया है। घन का क्या बोला कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, कितनी सेंटीमीटर भुजा वाले को, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों पर लाल, नीला और काला रंग करते हैं। लाल भी कर रहे हैं, नीला भी कर रहे हैं, काला भी कर रहे हैं, और उसे 2 सेंटीमीटर भागों में काट रहे हैं। तो बताओ केवल 2 फलक से रंगे हुए घनों की संख्या। तो 2 सतह का सूत्र होता है दोस्तों 12n-2। 2 सतह से रंगे हुए घन का सूत्र होता है 12n-2। अब देखो दोस्तों यहाँ आप सोच रहे होंगे n क्या है, और मैं दोस्तों जिस दिन भी, मैं हमेशा कक्षा में भी कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ कि जिस दिन n निकल जाए उस दिन डीजे बजाकर नाच लेना। और n निकालने का तरीका है बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। 8 में 2 का भाग दिया तो कितना हुआ, 4, तो n 4 आ गया। तो यहाँ पर लिख लो 12, 4 - 2, और दोस्तों 4 में से 2 गया 2, और 12 को 2 से गुणा करते तो 12 को 2 से गुणा करते तो कितना आता है, 24। तो अपना उत्तर हो जाएगा 24। अब देखो ये तो सिंपल सा प्रश्न था, एग्जामिनर यदि पूछ लेता कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 2 सतह पर लाल और नीला रंग हो, या 2 सतह पर नीला और काला रंग हो, या 2 सतह पर लाल और काला रंग हो, तो आपको जो ये फाइनल उत्तर आया है ना, इसको 3 भागों में बांट देना, क्योंकि 2 सतह वाले 3 कंडीशन होती है यदि अलग अलग आप रंग कर रहे हो तो वहाँ इसमें यदि 24 में 3 का भाग देते तो 8 ऐसे वो होते, 8 वो होते और 8 वो होते। 8 ऐसे होते जिसमें लाल और नीला होता, 8 ऐसे होते जिसमें नीला और काला होता, और 8 होते जिसमें नीला और लाल, काला और लाल होता है। ऐसे आप ध्यान रखना।
पर यहाँ सिंपल सा पूछा दो सतह पर रंग, तो सिंपल सा दो सतह का फॉर्मूला होता है 12n-2। अब देखो दोस्तों इसमें भी आप टेंशन मत लो, मैं आपको देखो 2 का 1 का 0 का याद करवा देता हूँ, रटा देता हूँ। 2 सतह का पूछे चाहे 1 सतह का पूछे चाहे 0 सतह का पूछे, इससे ज़्यादा इजी तरीका दोस्तों आपको लाइफ में कोई नहीं बताएगा। यानी ये 3 ही प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं बिल्कुल बाकायदा ये तो देखो अपने पेपर सोल्व करवा रहे हैं, बाकी कक्षा के अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता है और इतिहास गवाह है दोस्तों। मैं दावे के साथ आपके सामने कह सकता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है दोस्तों उसमें से एक भी पर्सन बाहर नहीं जाता है। ये आप जो मेरे से पढ़ चुके हैं उन विद्यार्थियों से पूछ सकते हो, आपको 100% दोस्तों सेटिस्फेक्शन वाला ही चीज़ मिलेगी, आपका 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होगा दोस्तों। तो इसको याद करने का तरीका है सब में n-2 कर दो, सब में n-2 कर दो। अब देखो दोस्तों 1 घात 2 घात 3 घात लगा दो, 1 2 3, अब 2 है तो यहां पर लगा दो 12, 2 मतलब 12, 2 मतलब 2 अंक, 2 अंक कौन होते हैं 12, 1 का मतलब 1 अंक, 12 का आधा 6, 0 का मतलब 0, कुछ नहीं लिखना आपको। तो ये फॉर्मूले बन गए अपने सामने। अगला लिखो नेक्स्ट। जिस प्रकार मुर्गी का संबंध अंडे से है, मुर्गी क्या देती है अंडा देती है, तो पेड़ क्या देता है फल देता है, क्या देता है फल, तो फल उत्तर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट पर्सन है असंगत को चुनिए, असंगत को चुनिए। तो यहां पर 3 शब्द दे रखे हैं, कटारी, खड़ग, खंजर। इन सभी को दोस्तों किसी के अंदर घोंपने के लिए काम करते हैं, और जो ढाल होती है वो बचने के लिए होती है। ढाल का प्रयोग क्या होता है बचने के लिए। आपने कभी भी युद्ध के अंदर देखा होगा कि एक हाथ में तलवार लेते थे और एक हाथ में एक गोल सा चक्कर होता था और पीछे से उसको पकड़ने के लिए एक हैंडल होता था, मतलब एक ऐसा कुछ इस प्रकार से एक अस्त्र होता था और यहाँ से पकड़ते थे और ये एक ढाल होती थी, लोहे का बना हुआ होता था। कोई वार करता था तो यूं ज्यों सामने करता था तो वो ढाल से टकराता था तो शरीर पर चोटें नहीं लगती थी। तो ये देखो दोस्तों कटारी, खड़ग, खंजर, ये सभी चाकू है, ये किसी के अंदर घुपाने के लिए होते हैं, पर ढाल किसी अस्त्र से या शस्त्र से बचने के लिए होता है। तो यहाँ ढाल अलग हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने देखो ये वेन आरेख का प्रश्न आ गया। आपको बोला निम्नलिखित आरेख में वर्त विवाहित को त्रिभुज प्रोफेसर को वर्ग महिला का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कितनी महिला विवाहित है परंतु प्रोफेसर नहीं है, महिला विवाहित होनी चाहिए परंतु प्रोफेसर नहीं। और दोस्तों मैंने कहा जब इस प्रकार का चित्र हो जाए तो आपको सिर्फ कॉमन लेना है। क्या लेना है कॉमन, इससे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जितना बोले उतना कॉमन। और इसको याद करने का एक तरीका मैं कक्षा में भी बोलता हूँ कि जिस घर में जागने का हो जागो, जिस घर में जागने का हो जागो, मना कर दे नहीं जागना है। वही ना कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों जब आप किसी को जागने का मना कर दे तो आपको नहीं जागना है। तो यहाँ पर बोला है कि कितनी महिला विवाहित है पर प्रोफेसर नहीं, महिला होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए पर प्रोफेसर नहीं। और दोस्तों यहाँ ये घर है प्रोफेसर का, तो इसके अंदर तो आपको देखना ही नहीं है, पहली बात तो मना कर दिया। अब आपको बोला है महिला भी होनी चाहिए, प्रोफेसर भी होनी चाहिए, तो ये महिला का घर है, ये प्रोफेसर, महिला और विवाहित है, प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए। तो ये महिला का घर है, ये दोस्तों विवाहित का घर है, तो इनमें 6 संख्या है वो कॉमन आ रही है। तो ये जो भाग कॉमन है यही अपना उत्तर है। तो टेंशन क्यों ले रहे हो दोस्तों, आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों ये एक पासे का प्रश्न है, क्या है, और पासे के प्रश्न मैंने इतना शानदार शॉर्ट तरीका बताया है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अब दोस्तों इनमें देखो कि इन दोनों पासों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो मैं कक्षा में बोलता हूँ दोस्तों कि जब एक अंक समान हो तो आपको आरती करना है। क्या करना है, आरती तो आती है आपको, आरती करना है आपको इस पर्सन की, ओम जय जगदीश हरे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 3 के बाद आरती करते हैं, तो 2 के बाद 1, 3 2 1 आरती कर रहा हूं मैं, 3 के बाद 2 के बाद 1। और यहाँ देखो 3 5 4, 3 5 4। अब देखो दोस्तों 1 का क्या हो जाएगा 4, 2 का 5 और 3 का बचा हुआ 6। तो इन्होंने बोला 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा।
4 का बोलता तो 1 और 6 का बोलता तो 3, 3 का बोलता तो 6। आरती करना दोस्तों, इससे बेसिक तरीका क्या लोगे यार। अब देखो अगला दोस्तों सिटिंग अरेंज, ये सॉरी अपने गणितीय संक्रिया का प्रश्न आ गया है। आपको बोला गया है कि Q का अर्थ प्लस T का अर्थ माइनस R का भाग K का गुणा। तो इसको तो आपको बदमाश लगाना है। क्या लगाना है? बदमाश। और दोस्तों लगभग आपके जो प्रश्न आते हैं वो इससे पहले भाग सोल्व करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर बाकी करो। इससे ज़्यादा आपको कुछ बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चॉइस R का मतलब क्या है? भाग 4, Q का मतलब है प्लस 8, K का मतलब गुणा 6, T का मतलब माइनस 10। अब देखो चॉइस में 4 का भाग दिया तो यहां पर आता है 6 प्लस 8 को 6 से गुणा किया, 6 8 48 माइनस के 10। तो 48 और 6 को किया तो 54, 54 में से 10 गया दोस्तों, तो यहां पर बचेगा 44। तो 44 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देखो दोस्तों, ये बोला इस आकृति को पूरा करना है। तो आपको दोस्तों रंगोली बनानी है। क्या बनानी है? रंगोली। मतलब जैसे ही आकृति है उसमें क्या करूं कि वो आकृति एकदम फूट रही दिखे। क्या दिखे? फूट रही। और फूट रही दिखने वास्ते आपने लेणु लेण मिलावनी पड़ी, लेणु लेण मिलावनी पड़े। तो देखो यहाँ लेण से लेण मिलाते हैं तो ये बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो यहाँ से ये जो तीर का निशान है वो तीर का निशान यूं आएगा, इससे ये तीर निशान ऐसे बनेगा। और दूसरी बात है ये छोटी छोटी लेने हैं यहाँ से, ये मतलब बॉक्स टाइप में हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से चित्र किसमें बन रहा है? ये इस प्रकार से चित्र देखो, ये लाइन इसको कंप्लीट कर रहा है, ये क्रॉस हो रही है, ये लाइन हो रही है। तो ये इस प्रकार से देखो ये डायग्राम इसके अंदर बन रहा है। तो ऑप्शन 3 एकदम परफेक्ट हो जाएगा। यदि ये डायग्राम यहाँ रखे तो ये आकृति एकदम क्या हो जाएगी? वेल परफेक्ट हो जाएगी। इस डायग्राम को यहाँ रखना है दोस्तों, ये भाग को यहाँ जमाएंगे तो ये एकदम परफेक्टली हो जाएगा। बस आकृति को पूरा करना है, लाइन से लाइन मिलानी है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक पैटर्न का फॉलो करना है आपको दोस्तों। तो अगला यदि नेक्स्ट पर्सन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बोला है कि बुद्धिमान वर्त बुद्धिमान लोगों को, वर्त बुद्धिमान को, त्रिभुज सृजनात्मक, जबकि वर्ग सुस्त लोगों को। तो यहाँ पर दोस्तों इसके आधार पर आपको देखना है कि जो वर्त है वो बुद्धिमान, घोड़ा बुद्धिमान के लिए, त्रिभुज सृजनात्मक व्यक्ति के लिए है। बुद्धिमान सृजनात्मक, और इन्होंने कहा वर्ग, वर्त बुद्धिमान और सृजनात्मक। तो ये जो वर्त है ये बुद्धिमान के लिए है, ये सृजनात्मक, और ये जो लास्ट में है ये सुस्त के लिए है। अब इन्होंने बोला सुस्त लोगों को इंगित करता है कौन बुद्धिमान है एवं सुस्त है लेकिन सृजनात्मक नहीं है। अब इन्होंने कहा कौन बुद्धिमान और सुस्त है, तो झांकना किसमें? बुद्धिमान और सुस्त में, लेकिन सृजनात्मक का मना कर दिया। तो दोस्तों आपको बुद्धिमान में झांकना है, इसमें झांकना है, सुस्त में झांकना है, इसमें झांकना है, पर आपको इसमें झांकने की आवश्यकता नहीं है, इसका मना कर दिया। तो दोनों के अंदर इसमें और इसमें ये जी कॉमन आ रहा है, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। तो क्यों टेंशन ले रहे हो, आगे बढ़ो दोस्तों। तो इसमें जो ये कॉमन है यही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो इन्होंने गलत दे दिया दोस्तों, यहाँ जी उत्तर होता, ई नहीं है, ये इन्होंने गलत दिया, यहाँ पर जी हो जाएगा, क्योंकि कॉमन जी एक ऐसा है जो इन दोनों के अंदर आ रहा है। एक बार देख लो दोस्तों, इन्होंने वापस इस पर्सन को चेक कर लेते हैं कि जो वर्ग किसको, वर्ग सुस्त लोगों को। तो सुस्त देखना, बुद्धिमान देखना, तो बिल्कुल बाकायदा जी होगा, ई नहीं होगा दोस्तों। इन्होंने ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अब यदि अपन आगे बोले आकृति का कौन सा भाग इस आकृति को पूरा करेगा, तो यदि इनमें से कौन सा भाग जमाऊं मैं यहाँ पर, तो ये आकृति पूरा हो जाएगा। तो इसके सामने दोस्तों ये भाग है तो इसके सामने ये आएगा, तो कुछ इस प्रकार से अपन इसको जमाएंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
बस आपको लाइन से लाइन मिलाना है, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट पर्सन देखो दोस्तों, अब ये आपके सामने दोस्तों लास्ट पर्सन बचा है, आपको एक श्रृंखला का पर्सन है जो बोला गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ये ओ खाली जगह पी खाली जगह एम, ओ खाली जगह एन खाली जगह पी एन एम ओ पी खाली जगह। अब दोस्तों जब इस प्रकार का पर्सन आए तो आपको करना है, इनको गिनना है पहले। तो गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है। तो 16 के टुकड़े किसके होते हैं दोस्तों? 4 के होते हैं। तो आप 4 के टुकड़े करो यहाँ पर पहले तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इन सभी में m पहले आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि इसमें सबसे पहले m आएगा। तो पहला अक्षर हर जगह m आएगा, दूसरा O है तो हर जगह O आएगा, तीसरा P है तो हर जगह P आएगा, और चौथा N है तो हर जगह N आएगा। तो सबसे पहले अपन ने M भरा, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है MOPN MOPN MOPN। तो सबसे पहले M भरा, फिर N भरा, फिर P भरा, फिर M भरा, O भरा, N भरा। तो यही अपना आंसर है और ये चौथे ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से आपको पूरी श्रृंखला को गिनना है और उसके टुकड़े करना। 16 अक्षर थे तो मैंने 4 के टुकड़े कर दिए, 15 होते तो पहले 3 का करता फिर 4 का करता। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो अपना जेल प्रेरी का जो शिफ्ट का पेपर था, जितने भी रीजनिंग के प्रश्न थे हमने सोल्व कर दिए। तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगे रहो अपनी तैयारी के प्रति, और दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब सफलताएं शोर मचाएगी। वही है ना कि दोस्तों के कर बुलंदी को इतना मजबूत कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। तो आपको दोस्तों अपनी रजा है जेल प्रेरी बनना। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।